जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट करेंगे जो कि आरआरबी जेई 2024 का है। 18/12/2024 सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 1 से लेकर 94 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखो 1, 2 एंड सो ऑन 94। ये सीरीज हमारी आर इन एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में। अगर 2-2 का गैप होता, 3-3 का, 4-4 का, बस एपी में होना चाहिए। तो पहला और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग देते और आंसर आ जाता 94 1 95 बटा 2 47.5। इसका आंसर हो जाएगा। यही प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। कहता 23 फरवरी 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक। ध्यान देना, ऑलमोस्ट सभी सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। देखो, एक तो यहां पर फरवरी हमारा मतलब 2024 एज ए लीप ईयर होता है, तो फरवरी 29 की हो जाएगी। तो 29 में 23 घटा दोगे तो 6 आएगा। फिर मार्च 31 का हो जाएगा और अप्रैल 24 तक हम लोग जाएंगे। टोटल ये 61 डेज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं फरवरी क्या है, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो यहां पर भाग यानी 1/6 ईयर हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे जोड़ते हैं, वो भी मैं बता दूं कि फरवरी 29 की है तो 29 में 22 घटाते हैं वो, क्योंकि 22 तक, क्योंकि 23 को पैसा जमा किया तो वो 22 घटाते हैं। तो 29 में 22 घटाया 7 आया। मार्च 31 का है, लेकिन अप्रैल में वो 24 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 24 को तो पैसा निकाल रहे हैं, तो 23 तक जाएंगे। तो भी प्यारे दोस्तों यहां पर काउंट करना 61 डेज आता है। अब समझो, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल हमको 3000 दिया गया है, रेट 8% दिया गया है और टाइम हमारा 1/6 ईयर है। कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज 2 जीरो की बली लेता है और 6 से ये 5 बार, 8/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 पैटर्न के क्वेश्चन आए, मतलब 2 ही क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन में 35 आंसर आ रहा है, एक में 40 आ रहा है, और ऑलमोस्ट 9वां ये सेट है, तो 9 बार ये क्वेश्चंस आए हुए। एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है और दूसरे कंटेनर में 68 लीटर दूध है। उस कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारिता यानी समझ गए होंगे, एचसीएफ ही निकालना है, 80 और 68, जो दोनों में किसी भी कंटेनर का दूध पूर्ण संख्या में माप सकता है, यानी एचसीएफ चाहिए। अब यहां पर एचसीएफ देखो, ये दोनों वैल्यू 4 का मल्टीपल है, तो 5 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 2 होगा नहीं, 4 का मल्टीपल दोनों है, यानी एचसीएफ 4 होगा। यानी 4 लीटर का कोई चीज है। अब 80 नापना है तो पूरा नाप सकते हैं, 68 नापना है तो भी पूरा। दैट मीन्स एचसीएफ यहां पर हमें लेना था। एक संख्या का 50% में वृद्धि कर दे तो इतना आता है। देखो 50% का मतलब 1/2, यानी 2 की चीज 3 में हो जाती है। 50% वृद्धि का मतलब 1/2, 2 की चीज 3 में हो जाती है, और यही 3 बराबर दिस वन। तो भाग दोगे तो 990 आ जाएगा। तो इसमें 2 में 990 का गुणा कर लो, 0 ऐसे, 18 18 1 19, 1980 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहां कहता है एसी एक वृत्त की जीवा है, तो एक वृत्त हमें बना लेना चाहिए। ये हमने एक वृत्त बना लिया, और यहां पर हमसे कह रहा है कि एसी वृत्त की जीवा है, तो हमने ये ए और सी खींच दिया
और ये वृत्त की जीवा यानी कॉर्ड हो जाएगा। फिर कहता है यदि x और y वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं। अब वृत्त की परिधि चाहे इधर ले लो चाहे ऊपर ले लो, तो ऊपर ले लो, दो बिंदु हैं, कहीं पर भी चिपका दो, जहां इच्छा हो, आपकी जहां श्रद्धा हो, दो बिंदु कहीं पर भी चिपका दो, जो जीवा से एक ही तरफ स्थित है, मतलब इसी साइड है। आप चाहो तो देखो ऐसे करके बना लेना, ऐसे करके तो भी बात वही है, ऐसे करके बना लोगे तो भी वही है, ऐसे करके बना लोगे तो भी, ऐसे करके, मतलब जो तुम्हारी श्रद्धा है वैसे करके बना लो। फिलहाल हमने ये 2 पॉइंट लिया, और x और y। तो कहता है AXC 58 डिग्री है, और AYC क्या होगा? अरे मेरे भाई, दोनों का जो आधार है वो अब सेम है, और एक ही परिधि पे दोनों सेम आधार से एक ही परिधि पर बन रहे हैं, तो जो ये एंगल होगा 58, प्रॉपर्टी से ये भी 58 ही हो जाएगा। और हमसे 2 टाइम्स AYC पूछा गया है, तो 58 का दुगना यानी 2 गुणे 58 करोगे 116 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 116 आ जाएगा। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, सबसे सस्ती 3 वस्तु यानी 3, 5, 7 के रेशियो में है, और ये जो वैल्यू है वो 15 यूनिट हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। और उनका जो औसत मूल्य है वो 16,860 है, 16,860 है। तो 16,860, लेकिन ये औसत है तो 3 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि औसत है। और हमसे कहता है सबसे सस्ती वस्तु बता दो। सबसे सस्ती वस्तु की बात करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें अगर मैं 5 से भाग दूं तो 3 आएगा, यहां पर भी 5 से आपको भाग देना चाहिए। 5 क्या है 15 ऐसे, फिर 18 तो 15 ऐसे, 36 तो 35 ये, और इसमें 3 का गुणा कर लोगे, 3 दूना 6, 7 21, 2 हासिल 99 और 2 101, 10,116 इज द राइट आंसर। समझ गए? अच्छा, सब पढ़ना होता है, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के पेपर नहीं दिया जाता है, क्योंकि क्या आ जाए कोई नहीं जानता। अब वो बात अलग है कि इस साल ऐसा हुआ कि सेम पैटर्न पे, जैसे आरपीएफ एसआई के पैटर्न जो शुरुआत के 2-4 सेट लगा लिए, तो बाकी सेट के पैटर्न वैसे ही चले हैं, वैसे ही आरआरबी जेई में चले हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन है, लेकिन कई क्वेश्चन अलग अलग सेटों में अच्छे हैं, ये भी याद रखना। कई क्वेश्चन अच्छे हैं, जैसे आज के सेट में भी आपको मिलेंगे, ये भी अच्छा है एक तरीके से। समझो, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया, यानी आयतन बराबर करना है। तो 5 का क्यूब बराबर n घनों में काटा गया, और उनका आयतन बराबर, यानी n बराबर 125, यानी बड़े घन की बड़ा घन जिसकी 5 भुजा थी, छोटा घन 1 भुजा, लेकिन छोटे घनों की संख्या 125 हो जाएगी जब इससे काटेंगे, ठीक है। अब कहता है बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a², और छोटे घनों का, सभी छोटे घनों का, तो छोटे सभी तो 125 हो गए, और उनका टोटल सरफेस एरिया ये के योगफल का अनुपात चाहिए। दया 6 से 6 गया, बड़े घन की भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, छोटे में 125 ऐसे, और उसकी भुजा 1 है तो ये, इससे ये 5 बार में गया, यानी 1:5 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन हो गया, पर इंपॉर्टेंट, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक समबाहुभुज का गुण नहीं है? सभी भुजाएं समान होती हैं। देखो,
इसका अर्थ ही यही है कि समबाहुभुज का मतलब ही यही होता है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। और वो इसलिए क्योंकि जो ये रेगुलर वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब ही यही होता है पॉलीगॉन के केसेस में। ठीक है, तो पहला ट्रू है। सभी भुजाओं द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण समान होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगॉन है। जब ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, मान लीजिए हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में तो केंद्र में तो 360 बनेगा, पर राइट इसमें इक्विलेटरल होगा तो 360 बटा 3 120 120। क्वाड्रिलेटरल में तो स्क्वायर होगा क्योंकि ऑल साइड इक्वल। तो सेंटर में 360 डिवाइड बाय किससे, 4 से, तो 90 90 करके बन जाता है। सही है। यदि ये 4 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज है यानी स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा द्वारा निर्मित कोण 90 होगा, बिल्कुल होगा। प्रत्येक भुजा द्वारा निर्मित कोण केंद्र पर भी, भाई ऐसे भी 90 हो रहा है इसमें, और अगर सेंटर से भी लोगे ऐसे करके तो ये भी 90 होता है। तो बस 3 ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, खत्म बात। यदि 8 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में केंद्र पर प्रत्येक द्वारा निर्मित कोण कितना होगा, तो 360 बटा 8 45 डिग्री होगा, 60 नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर समझ गए होगे, डी आएगा, क्योंकि हमसे गुण नहीं पूछा गया। समझे? यदि 330 व्यक्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 50 दिन में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कहता है उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कितने और बोलता तो अलग चीज है, कितने व्यक्ति, तो 30 दिन में x व्यक्तियों द्वारा कराया जाएगा। 0 से 0 काटा जाएगा, 3 से ये 110 बार, और इसमें गुणा कर दोगे तो x बराबर 550 आ जाएगा। एक पाइप एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकता है। खत्म बात दोनों पाइपों द्वारा। तो ए द्वारा किसी काम को 18 घंटे में, बी द्वारा 21 घंटे में खाली। इसका एलसीएम लेना होगा। देखो एलसीएम में क्या आएगा, 7 गुणे 18 आएगा। अब जो भी होता होगा वो आप कर लेना। 18 से ये 7 बार में, और ये 21 से भाग दोगे तो ये 3, यहां 6 आ जाएगा, यानी 7 लड्डू बने 6 टूटे, तो बने 1 लड्डू। अब इस 1 से ही भाग देना होगा, 126 आ जाएगा। 18 सत्ते 126 होता है, 8 सत्ते 56, समझ गए? तो 10वीं का आंसर भी क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो, टेल। 11वां क्वेश्चन देखो, एक चीज समझो, इसको ईमानदारी से करोगे तो ही आपका सही हो सकता है, क्योंकि हमें सेट करना होता है। बाकी आजकल नए नए नियम चल रहे हैं मार्केट के, ठीक है? समझो, 1 पे छतरी 1 9 ऐसे, दशमलव बाद 2 डिजिट 90 ऐसे, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी ना हो। सेम चीज 2 पे छतरी तो 2 9 ऐसे, दशमलव बाद 3 डिजिट तो यहां 0 लगा लो, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी ना हो। यानी ऊपर 33 बटा 90 आ गया, और यहां पर जब घटाओगे तो 716 बटा 990 आ जाएगा। 716 बटा 990 आ जाएगा। बोलो हां। यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को। अब ध्यान देना, इसका एलसीएम लोगे तो 990 ही ले लो, अभी काटो पीटो नहीं। जब 990 ले लिया तो इसका मतलब यहां 11 का गुणा होगा, ये तो ऐसे ही, तो यहां 3 6 3 ऐसे और 716 ऐसे, 6 3 9 7 और ये 10 990 ऐसे आ गया। अब ये एक ही बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में ही जाएगा, ठीक है? एक बार में, एक और 89 अपॉन, क्योंकि 89 प्राइम होता है तो नीचे कुछ कटना ही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 1:89 अपॉन 990 इज द राइट आंसर। ये पेशेंस से बनाओ। प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लॉजिक को ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को
इसके मूल विक्रय का 2/5 में बेचा गया। यानी पहले इसका सेलिंग प्राइस जो एक्चुअल था वो 5 था, लेकिन हम जो बेच रहे हैं वो 2 पर बेच रहे हैं। ऐसा करने पर प्यारे दोस्तों 16% की हानि होती है। ऐसा करने पर 16% की हानि होती है। बात को समझना, 16% की हानि होती है तो 100 में 16 कम कर दोगे यानी 84% का मान 2 हो जाएगा। भाई 100 में 16 कम करोगे तो 84% का मान क्या हो जाएगा? 2। यदि वह इसे मूल विक्रय का 86% पे बेचा, यानी इस 5 का 86% पे बेचे, तो मेरे भाई 6 पंचे 30, 3 हासिल, 8 5 40, 3 43, यानी 4.3 पर बेचे। इसका इसमें गुणा करोगे परसेंटेज, ठीक है। तो अब आगे की कहानी समझो। तो आप ये बताओ 2 से अगर मुझे 4.3 बनाना है तो आप कहोगे सर 2.15 का गुणा कर लो। बोलो हां। तो इस वैल्यू में भी 2.15 का हमें गुणा करना होगा। ना मुझे 215 का पहाड़ा आता ना 84, तो हम दिमाग लगा रहे हैं। हमने क्या किया, इसका 4 का गुणा यहां कर दिया, 4 का किया तो ये 8.6 हो जाएगा और ये अब 21 हो जाएगा। अब कर लो 21 छक्का 126, 12 हासिल, 168 और 12 180, 180। तो यहां पर दशमलव आएगा, एज ए परसेंटेज लेंगे, यानी 180.6%। अब देखो आजकल टीचरों का लेफ्ट हैंड बहुत काम करता है, ऐसे करके वो रब कर देते हैं, बच्चों को सुंदर नजर आता है। सर ने कोई कैलकुलेशन नहीं की पर की होती है, समझ गए? तो आप देख ही रहे हो। अब यहां पर आप मेरे भाई मोटा मोटा देखोगे, ये 100 से बड़ा है तो जितना ये ज्यादा है उतना परसेंट आंसर होगा। 80.6% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। देखो अभी तक मैंने जो सेट सॉल्व किए शायद 2 ही क्वेश्चन रॉन्ग निकले हैं, वो डे फर्स्ट में ही हमने बता दिए थे। एक इसी पैटर्न का रॉन्ग था जिसमें 5/15 करके आया हुआ था, वहां शायद 92% आंसर आ रहा था, और वहां कुछ और आंसर था, 79.2 करके आंसर था। समझ गए? बाकी सभी के सही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। दोस्तों इसमें आपको माध्य निकालना है, और अभी तक आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, जब हम माध्य निकाल रहे थे तो हाईटेक एक नया प्रोसेस से निकाल रहे थे, लेकिन यहां पर आप कॉन्सेप्ट से निकालोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डेटा आसान दिया गया है। यानी हमसे यहां मीन के बारे में बात हो रहा है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहां पर क्या होता है, सिग्मा एफ आई का मतलब इन दोनों का इंटू +1, इन दोनों का इंटू +1 इंटू +1 इंटू +1 इंटू, ठीक है, सभी को जोड़ देंगे। तो आप ओरल जोड़ लो, 50 30 80, 80 120, 200 290 और 72 362 हो गया। अब नीचे वाले डेटा को जोड़ लो, 10 दूना 20 अलग कर लो, 8 9 5 22, 22 20 42 हो गया। अब प्यार से इसको भाग दो, पहले 2 से दे दो, 181/21, अब दोगे तो 8 बार में जाएगा 168, 181 में 68 जाएगा तो 13 आएगा। ये इसका सिंपल सरल तरीका है करने का। अगर हम कुछ और अपने हिसाब से मान के करते तो पहले घटाते फिर सेट करते, काफी समय बर्बाद हो जाता। तो शॉर्टकट यही है बेसिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन अब आप तेजी से कर सकते हैं। क्या कि भाई हम कहीं गए, पैदल गए और साथ में कार का यूज किया, तो 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन दोनों तरफ कार से यात्रा की तो 2 घंटा कम लग रहा है, तो दोनों तरफ पैदल से यात्रा की बात कर रहा है। तो ये पैटर्न याद रखना। तो इस डेटा में ये जो 2 घंटा कम लग रहा है सीधे जोड़ दो, 9 2 11 घंटे ऐसे और 15 मिनट। बाकी हर बार हमने इसको प्रॉपर सॉल्व किया है, इस बार ऐसे बताएंगे, ठीक है। 850 में एक शेड बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 100 में 10% कम कर दो, यानी 90% की वैल्यू 850 है। लेकिन
जब उस शेड को 1530 में बेचते हो तो कह रहा है कितना रुपए का प्रॉफिट होता है। देशवासियों याद रहे यहां पर जो डेटा आएगा 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंटेज आएगा। 170 से ये जाएगा 5 बार में, 170 से ये जाएगा 9 बार में। 5 का किस गुणा करें, 5 में किसका गुणा करें कि 90, 18 का। तो यहां पर भी 18 का कर लोगे तो 162 आ जाएगा और 100 से 162 62% एक्स्ट्रा है, तो आंसर ये हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि भैया 6K8 और में 268 जोड़ेंगे तो 9P6 आ जाता है। K और P का वह न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करो जो इतना रखने पर, और ये 3 से डिविजिबल भी है, ये भी कंडीशन है, 9P6 ऐसे होने पर 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब एक बात को यहां समझो, जो P का मान है ना, या तो 0 होगा या 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी भी है, समझे नहीं। तो P के मान, और देखो यहां पर P के मान यही रखे गए हैं 0, 3, 6, 9, तो P के मान तो आपके पास रखे हुए हैं कि यही 4 मान हो सकते हैं। देखो 8 दूनी 16, 6 ऐसे हासिल 1 जाएगा और 6 2 8, ये 9 हुआ है, तो यानी यहां पर जो एडिशन होके आया है, यहां पर जो एडिशन होके आया उससे 1 हासिल आया है, तभी ये 9 आया है। हमारा फोकस सिर्फ अब इस डेटा पे होगा, इस डेटा पे हमारा फोकस होगा। ध्यान देना, हम इस डेटा को ये लिख सकते हैं कि K + 7 इज इक्वल टू P, इज इक्वल टू P। लेकिन P, पहले सुनो, P नहीं लिख सकते सर, ऐसा क्यों? एक्चुअल में इसको जोड़ने पर जो आया है उसकी सिंगल डिजिट यहां लिखी गई है P में, बाकी जो है वो एज ए कैरी गया है। यानी P एज ए हमारे हिसाब से क्या होगा, पहले समझो। हमारे हिसाब से P जो यहां पर आएगा K + 7, K 1 + 6, तो K + 7 यहां 1 आएगा और फिर यहां पर P आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये 1 हमारा एज ए अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और P डिसाइड करना है। समझ गए? अब हम ऑप्शंस पे आए। अगर हमने K का मान 4 रखा, K का मान 4, तो 4 7 11, तो 11, ये P1 कहीं है नहीं, यानी ये नहीं हो सकता। 6 रखा, 7 6 13, तो ये 19 बनना चाहिए, नहीं बन सकता क्योंकि 13 तो P 6 नहीं है, ये 9 है ना। K 3 रखा, तो ये देखो, और देखो P 0 बन जाएगा, यानी ये आंसर आएगा। समझ गए? कोई डाउट नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। देखो K + 7 तो समझ में आया। अब कह दो सर P बराबर, आप K + 7 बराबर P लिख दो, तो कौन सा नशा कर रहे हैं? आगे जाकर यहां 9 आ रहा है, इसका मतलब एक हासिल भी गया है, यानी इसका जो सम है वो 1 के साथ P यूनिट प्लेस डिजिट वैल्यू हो जाएगी और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। तो हमने ऐसे किया, बाकी इसमें रख के चेक कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ना भी देता तो भी हम निकाल देते। एक थिएटर ने अब थिएटर है तो कंसर्ट किया, भाई क्या किया, 500 टिकट बेचे और उसमें से जो एडल्ट लोग थे उसकी कॉस्टिंग थी $20 और बाकी बच्चों की कॉस्टिंग $12 और ओवरऑल जो पैसा आया वो $8000 आया। लेकिन $8000 किस पे आया? 500 टिकट बेचने पर आया। तो यानी एवरेज में 16 हमारा चल रहा है। किस एवरेज में कितना चलेगा? 16। तो मिक्स एंड एलिगेशन से कर लो, 16 में से 12 गया 4 और 20 में से 16 गया 4, यानी 1:1 का रेशियो। और यही हमारी क्वांटिटी जो कि 500 है, टोटल जो विजिटर है हमारे वो 500 है। तो 1 बराबर 250, 1 बराबर 250। हमसे कह रहा है कि प्रभु
वयस्कों के लिए कितने टिकट बेचे गए? 250 बच्चों के लिए और 250 बड़ों के लिए। सिंपल सरल क्वेश्चन, और किसी लॉजिक से जाओगे तो हो सकता है कैलकुलेशन आपके सामने आए। कहता है किसी कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त हुआ, नहीं मालूम, जिसे कंपनी के 3 भागीदारों को इतने के रेशियो में वितरित किया गया। 4, 12, 5 के रेशियो में वितरित किया गया। 12, 4, 16, 5, 21, यानी ये 21 यूनिट हो गया है। यदि सबसे छोटे सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर इतना है, सबसे छोटे सबसे बड़े यानी इन दोनों के बीच का अंतर 8 है, जो कि 20, 20, 8 है, तो बस इसका मान चाहिए। देखो अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं, थोड़ा बहुत, देखो एक चीज समझो, 8 से भाग दोगे तो भी ये 3 का मल्टीपल बना रहेगा, 21 से गुणा करोगे तो भी 3 का मल्टीपल, यानी 9 का मल्टीपल आंसर हो सकता है। तो पहला ही 9 का मल्टीपल है, दूसरा नहीं है, 8, 7, 15 नहीं है, नहीं है, यानी पहला आंसर आ जाएगा। फिर भी आप भाग दे दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 42, 25, अब 20, 8 दूनी 16, 48, तो 25, 26 में 21 का गुणा, तो लास्ट में 6 इसी क्या आ रहा है, वो दिख भी रहा है। तो 53046 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, राधा एक संख्या सोचती है और उसमें 6 से 3/5 घटा देती है। देख रहे हो, देख रहे हो, राधा ने कोई संख्या x सोचा और उसमें 6 पंचे 30, 33/5 घटा दिया। अब राधा पे डिपेंड है सब कुछ, तो अब यहां से परिणाम कुछ ना कुछ आएगा, जिसका नाम मैं a घोषित कर दे रहा हूं। हाँ, अब क्या आएगा मुझे क्या मालूम मेरे भाई, कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट r घोषित कर देता हूं, कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा। वह परिणाम को 10 से गुणा कर देती है, r को 10 से गुणा कर देती है। अब प्राप्त परिणाम, अब जो परिणाम प्राप्त हुआ यानी यही डेटा, अब प्राप्त परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना है। तो उसके द्वारा सोची गई संख्या x है, उसका 4 गुना ये है, यानी 4x के बराबर, यानी r बराबर किसके आ जाएगा, 2x/5 के, 2x/5 के। उठाकर यहां रख दो। देखो मार्केट में कोई शॉर्टकट बना दे वो अच्छी बात है, हम वही लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे जो आप कर सकते हो वहां सिचुएशन में बैठकर। भाई नया क्वेश्चन, अब टीचर कहते कि ये लास्ट की डिजिट, जाकर ऑप्शन देख लो, खुश हो जाओ। अभी पेपर भी तो देख के देखो, तब एहसास होगा, समझ गए। तो जैसे जैसे बोलता जा रहा मैं वैसे वैसे दिमाग लगाता जा रहा हूं। ये नहीं कि आधा घंटा फ्री बैठ के इसके नया एक वर्जन निकाला उससे सॉल्व कर रहा हूं, कल को कुछ और आ जाए तो कौन जाने। कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। हाँ साफ बता रहे, इन दोनों का अंतर लोगे तो x 2x बाई, तो ये 3x/5 हो जाएगा, बराबर 33/5 के। तो 5 से 5 गया, 3 से गया, तो x बराबर 11 की। तो बिल्कुल बेसिक से किया हमने, 11 आंसर घोषित कर लिया। बाकी आप ऑप्शंस की वैल्यू के हिसाब से खेलो तो वो आप पे डिपेंड है। हाँ प्यारा क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन के आने से पहले ही इसको बता दिया था कि जब आएगा तो खेला हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में ही मैंने नवीन अंगणित RS अग्रवाल का 9-10 एग्जाम्पल पढ़ाए थे। ठीक है, ALP के पेपर के आसपास। आप विश्वास नहीं मानोगे मेरे दोस्तों, ठीक है, उन 10 क्वेश्चन के बाहर अभी तक रेलवे ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन ही नहीं पूछा। उसमें ये भी इंक्लूड है। और बताइए अभी तक जो 2024 में पेपर हुए हैं अभी तक, ठीक है, पर बच्चे क्या सोचते हैं, वो तो आपने नवीन अंगणित पढ़ाया, आपने रेलवे का क्यों नहीं पढ़ाया। और मैंने बच्चों को कहा मेरे भाई एग्जाम्पल 10 तो पढ़ लेना,
मुद्दे खत्म, 500 1000 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, 10 क्वेश्चन से ही सारा भला हो गया। नहीं मानो तो आप भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, राम को 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं, सेम बताया हुआ है। देखो राम और रवि, राम और रवि, रवि को कोई टाइम टी लगता है तो राम को t+2 आवर्स लगता है। इसका मतलब तो यही हुआ, राम को 20 किलोमीटर चलने में रवि से 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो ये रवि टी लेता है तो राम t+2। यदि राम अपनी चाल को 2 गुना कर देता है, यानी स्पीड की बात हो गई, 2 गुना यानी 1 से 2 कर देता है, तो राम, ये यहां पर जो केस चल रहा है वो राम का चल रहा है, 1 से 2 कर देता है, तो रवि जो टाइम के बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में, राम के टाइम के बारे में, तो टाइम हो जाएगा 2:1 लेगा। भाई स्पीड दुगना तो समय कम, तो वे रवि से 1 घंटा 20 मिनट आगे हो जाता है। आगे मतलब रवि द्वारा लिए गए समय से उसने अब 1 घंटा, रवि द्वारा जो समय है उससे आप 1 घंटा 20 मिनट कम कर दोगे, तो रवि की चाल ज्ञात करो। और जब आया था मैंने कहा था ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैंने पिनैकल 6200 में पढ़ाया, यूथ 2024 में पढ़ाया, एसएससी की किताब में पढ़ाया, और हर बार बोला है जिस दिन आएगा ना तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा अगर इसको तैयार नहीं किया। अब ये सिंपल है, देखो मेरे दोस्त सब जगह आया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, आया हुआ है। यहां पर सारा खेल राम राम का चल रहा है, राम राम। ठीक है, तो दोनों के समय का अंतर, अब समय का अंतर समझ लो, ये t+2 ये t-, तो अंतर लोगे तो 3 घंटा 20 मिनट बोलेंगे, डिफरेंस 3 घंटा 20 मिनट, चाहे जैसे घटा लो, अंतर माइनस सिंबल लगा के लिया जाता है। मेरे पास प्लस के 2 लड्डू है, आपके पास माइनस का 1 लड्डू, तो अंतर 3 लड्डू होता है, समझ गए। तो ये अंतर आया 1 बराबर दिस वन, तो 2 बराबर किसके, 6 घंटा 40 मिनट के, 2 बराबर 6 घंटा 40 मिनट, यानी राम द्वारा जो समय लिया जा रहा है कौन सा, ये वाला, वो 6 घंटा 40 मिनट है। तो रवि द्वारा, तो 2 घंटा कम कर दोगे तो रवि द्वारा 4 घंटा 40 मिनट। अब 40 मिनट को 2/3 घंटा बोलते हैं, यानी 4 × 12, मतलब समझ गए, रवि द्वारा 4 से 2/3 घंटा, तो ये समय हो गया। और अभी मुद्दा है, अभी तो आंसर आया नहीं, तो अब जगह हमारे पास यही बची है। तो रवि हमसे कह रहा रवि की चाल kmph में, तो रवि ने डिस्टेंस तय की है 20, ये रवि का, और 4 घंटा 2 सही 3, 4 × 12 2 14, 14/3, तो ये 3 ऊपर गया तो 60/14, यानी 30/7, 7 चौक 28, 4 सही 2/7 उसकी स्पीड होगी, 4 सही 2/7। टफ नहीं है ना, ज्यादा हैवी भरा है, सारे चीज लिख के दिखाई गई है, वरना समझ लो आजकल जो चलन है 2 घंटा यहां, तो ये जो 6 घंटा 40 मिनट यहां क्यों लिखें, सीधे 2 घंटा कम करके वहीं चिपका देते, समझ गए, पर सब कुछ लिखा गया है। यदि नाव की चाल इतना, धारा की चाल इतना, नाव द्वारा विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में कुल समय, तो यहां पर जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल टाइम हमको चाहिए। और दोनों केस में हम जो दूरी तय कर रहे हैं वो 495 किलोमीटर की तय कर रहे हैं। अब ये नाव की चाल, ये धारा की चाल, अगर धारा के साथ जा रहे हैं तो 32 और 23 को जोड़ देंगे तो 55 किलोमीटर की स्पीड होगी, और धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं तो यानी अप स्ट्रीम, दोनों का अंतर 9 होगा। बस इसी को कैलकुलेट करना है, सिंपल है। आरपीएफ एसआई में अच्छा आया था, 55 से ये जाएगा, काट दो 9 बार में, और 9 × 45 ऐसे। अच्छा यहां देखो ये 5 लिखा है, आपको 2 दिख रहा होगा, मुझे भी 2 दिख रहा है, और ये 5 लिखा है। 9 × 45 फिर 9 × 45, 64 घंटे का समय लग जाएगा।
64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आशा है हर एक मासूम बच्चे को क्लियर हो गया होगा। 9 क्वेश्चन बचे और इसके बाद 9 के 9 सेट कंप्लीट। 33 ऐसे डिवाइड बाय 9 गुणे 3 ऐसे, 3 दूना 6 ऐसे, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 11 बार, 11 माइनस 6 5 आ जाएगा, 11 माइनस 6 5 आ जाएगा। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यहां इस टू लगाना भूल गया है क्योंकि अनुपात बोला गया है तो 1:5 है। ठीक है, तो गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है 1:5 है। कहता है लड़कियों की जो संख्या है वो 239 है, तो बॉयज की क्या होगी 239 में 5 का गुणा करो, 9 पना 45, 4 हासिल, 15 4 19 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1195 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आएगा 1195 आएगा, 1195। यही प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 पुरुष किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं और उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। पर यहां पर कितने पुरुषों की आवश्यकता, ये नहीं बोला कितने और पुरुषों की आवश्यकता, तो यानी 3 सब्जी मसाला एमडीएच वाला काट पीट लो। 9 सत्ते 63 इज द राइट आंसर। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है, ब्याज दर 10% है, तो यहां पर आप प्रिंसिपल को 100 रुपए घोषित कर दो, ये लेट मान लिया। 100 का 10% 10 होता है, फिर सेकेंड ईयर गए 10 का 10% 10 और इसका 10% 1, ये फर्स्ट ईयर का मुद्दा होता है और ये सेकेंड ईयर का होता है। तो सेकेंड ईयर में हमने 11 यूनिट एज ए ब्याज में कमा लिए, कितने 11 यूनिट, और यही 11 यूनिट की वैल्यू 4719 है। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लीजिए, 44 का 4, फिर 31, 22 का 2 और फिर 99 का 9। और मेरे दोस्त यहां पर हमसे प्रिंसिपल के बारे में चर्चा हो रहा है जो कि 100 है, 2 जीरो इथे 2 जीरो उथे, यानी 42,900 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, समझ गया ना। ठीक है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 बोला गया, यानी इसका औसत सीरीज में होगा 3 इसके पीछे 3 इसके आगे, बोलो हां, और औसत ये 41 होगा। यहां विषम बोल रहा है तो 2 का गैप, 41 में 2 कम 39, 2 कम 37 और 2 कम 35, सबसे छुटके के बारे में बात कर रहा है तो वो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी आजकल सब एक्सपर्ट हो गए, सब एक्सपर्ट हो गए बिना कलम चलाए। विषम है 41, 7 बोला, 3 इधर 3 उधर, तो 3 दूना 6, 41 में 6 कम कर दो 35 आंसर, बच्चा खुश। कलम भी चलाओ, चीजों को समझो कैसे। ठीक है, जब आपको आता होगा तभी आपके शॉर्टकट तगड़े होंगे, सीधी सी बात है। 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए तो ऐसे लिख दो। अब प्यारे दोस्तों इसको क्या ले सकते हैं, तो ये 1 बाई साइन ए हो गया, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और नीचे आ जाएगा साइन ए। आप गौर से देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जिसे समास साइन स्क्वायर ए बोलेगा और नीचे साइन ए है, तो आंसर भी साइन ए हो जाएगा। 27 का राइट आंसर साइन ए हो जाएगा, समझ गए। 28 नंबर, फिर से प्यारा क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, यानी मीन, और एक सिंपल प्रोसेस से, जो कि आप फॉर्मूला जानते हो कि सिग्मा एफ आई अपॉन मतलब एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाला। देखो अगर डेटा हमारे पास डिफिकल्ट होता
तो मैंने जैसे पहले आसान डेटा था सीधे इनटू करके, और वैसे इसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं। अब 8, 12, 18, 13 का अगर किसी संख्या में गुणा करके जोड़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दा है। बाकी इसकी शॉर्टकट इससे पहले के जो 8 सेट हैं उनमें सब जगह शॉर्टकट से ही बताया गया है, लेकिन डेटा आसान है। हम 8 का गुणा करेंगे, 88, 64, 6 हासिल, 8 दूनी 16, 6 22, 12 गुणे 12 144, 18 7 126, 12 हासिल, 90 12 102, 13 5 65, 6 हासिल, 13 8 104 और 6 110। ये 19 आ गया, हासिल 1, 8 1 9 ऐसे, 2 ये 4 ऐसे आएगा, और ये 2499 डेटा हमारा आ गया। उसके बाद इसके सम से जोड़ना है, ये 30 हो गया और ये 21 हो गया। 51 से भाग देना है। बड़े प्यार से आप 51 से भाग दे सकते हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि 49 बार में ही जाएगा। फिर भी आपकी इच्छा है तो भाग दे दीजिए मोहब्बत से। 2499 ऐसा कर लो। 51 गुणे 50 कर लो, फिर 49 घटा लो। हाँ, तो 51 गुणे 50 तो 0 ऐसे, 5 ऐसे और 25 ऐसे, और इसमें 51 घटा लो, क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 49। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 13% अधिक है, यानी बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 131 हो जाएगा। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है? दोनों का अंतर 31 है, और कंपैरिजन ए से है तो 131 से भाग दे दो और गुणे 100। यहां पर 3100 ऐसे आएगा और 131 ऐसे आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 ऐसे आएगा, 6 ऐसे, 2 ऐसे, यानी ये 2 बार में जाना है। 8 ऐसे, 10 में से 6 गया 4 यानी 40। अब 13 3 39 यानी 23 पॉइंट समथिंग। 23 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी। कई बार बता चुका हूं, बड़ा सिंपल है। एमआरपी है 1924 रुपए, और अगर हम D% की छूट देते हैं तो 100 में D कम कर देंगे, बाई 100 ऐसे कर देंगे। भाई कोई चीज है, अगर आप उसमें 20% की छूट देते हो तो 100 में 20 80%, तो 100 माइनस 20 बटा 100, तभी वो 80% होता है। फिर कहता है फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट। तो अब जो छूट देनी है वो एमआरपी पे ही देनी है, यानी जब आप पेमेंट करने गए तो 1924 का 80%, फिर आपको जो छूट दी जा रही है वो 1924 का 20%। मैं जनरली बता रहा हूं, तो आप 1924 का D% की छूट देकर और आपने भुगतान कर दिया 481 रुपए का। गौर से देखिए मेरे भाई, 4 का गुणा 8 चौक 32 16, यानी इससे ये 4 बार में जा रहा है, इससे ये 4 बार में जा रहा है। तो आप गुणा कर लो, 100 से 100 चला गया, 4 का गुणा हो गया। 4D/100 यानी D/25 बोल सकते हो। सेम चीज D/25 इसमें बोल सकते हो, बराबर 1 के 3 ऐसे, D/25 हो गया। 2D/25, 25 के 75, D बराबर 37.5 आ जाएगा। 37.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बेसिक से और फास्ट प्रोसेस है। तो प्यारे दोस्तों, यहां से पूरे के पूरे 9 सेट 2024 में जो आरआरबी जेईई के आए हैं वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ पूरा कंबाइंड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहां पिन करते हैं और फाइल में जाकर जो पिन ऊपर होता है, थोड़ा बहुत टेलीग्राम चलाना आना चाहिए, और फाइल में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी एएलपी के दे रखा है मैंने पूरा सेट, और 3-4 दिन के अंदर आरपीएफ के भी दे देंगे, क्योंकि 11 सेट करा चुका हूं, 4 बचे, धीरे धीरे करके उसको भी करा दूंगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।